जय हिंद दोस्तों। तो बिगनर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल जहाँ पे अभी तुरंत एक रिजीम चेंज हुआ है, वहाँ की सरकार गिर चुकी है, अभी सारा कंट्रोल जो है आर्मी के हाथ में आया है। ये इतनी बड़ी घटना है, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा कि पूरी सरकार चेंज हो गई, लोग सड़कों पे आए और एक नई सरकार फॉर्म हुई। तो आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि क्यों, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। देखिए, इसके पीछे के जो रीज़न है, जो रूट कॉज़ है, वो बहुत डीप है और इसमें मिक्स चीज़ें हैं। जैसे कुछ रीज़न है जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, कुछ वहाँ की जो लोकल समस्याएँ थी, जो डे बाय डे वाली जो चीज़ें थी, उसकी वजह से भी, करप्शन की वजह से भी सरकार को गिराना पड़ा वहाँ के लोगों को। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि देखिए जेन ज़ी प्रोटेस्ट ये क्या है? ये शुरू होता है 8 सितंबर को। एक वहाँ की एक लोकल एक ट्रस्ट काइंड ऑफ, एक एनजीओ काइंड ऑफ एक एजेंसी है हामी, उसने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था। और ये प्रोटेस्ट में मोस्टली जो थे वो जेन ज़ी लोग थे। मतलब जेन ज़ी वो बच्चे हैं जो 19 साल, 20 साल से लेकर के 25, 26, 27 साल तक, 1998 से ले के बाद वाले बच्चों को जेन ज़ी एज़ ए कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे यूथ लोग थे और इन्होंने एक पार्लियामेंट की तरफ अपने मार्च किया। उस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने पहले तो इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे और मतलब पानी वगैरह डाला, जो जनरली एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, एक मॉब को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने फायर शुरू कर दिया और एकदम डायरेक्ट ओपन फायर कर दिया, जिसकी वजह से उसमें एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया। और इस घटना के बाद वहाँ के लोगों में एक गुस्सा आ गया और लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, भीड़ और बढ़ती चली गई और जो सिचुएशन था वो अनकंट्रोल्ड हो गया। जिसके बाद कई सारी बिल्डिंगें जला दी गईं, कई सारी सरकारी दफ्तर जला दिए गए, पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ा प्रोटेस्टर ने और पार्लियामेंट तक को फूँक दिया। इसके बाद कई सारे ऐसे भी फुटेज आए जहाँ पे प्राइवेट जो होटल थे या कोई दुकान थी, उनको भी इन लोगों ने लूटा और जैसे होता है ना कि एक अनकंट्रोल मॉब होती है, वो क्या करती है पता नहीं। क्योंकि मॉब बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत खराब। एक अनकंट्रोल मॉब जो होती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, कब क्या करते हैं उसका कोई, किसी उनको भी खुद नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ें, घटनाएँ हुई। अब इसके मूल कारण पे अगर हम आएँ, तो देखिए सबसे पहला जो मूल कारण है, जो वहाँ के जेन ज़ी बता रहे हैं, वो है जॉब अपॉर्च्युनिटी। और दूसरा, वहाँ के नेपाल के जो लीडर्स हैं, उनके बच्चों की लैविश लाइफ़स्टाइल। इसको लेकर के काफ़ी दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट में जितने भी सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स थे, जो सोशल मीडिया ऐप्स वहाँ पे चल रहे थे, उन पे नेपो किड्स, नेपो बेबी करके जो ट्रेंड था, काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, जिसमें ट्विटर, आपका फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे। लेकिन नेपाल की सरकार ने जब इन ऐप्स को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोग गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, जिसके द्वारा आपको, अगर आप कितने भी बड़े ऐप हैं, आपको नेपाल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, उसको मानने पड़ेंगे, उसको आपको अपने ऐप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो मेटा ऐप से रिलेटेड, जो कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। एक ओनली बड़ी कोई अगर ऐप थी जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया, वो टिकटॉक थी। अब ये जो ऐप बैन करने वाली जो चीज़ें थी, सोशल मीडिया को बैन करने वाली जो चीज़ थी, इसने वहाँ के यूथ्स में एक अलग आग लगा दी। आग लगाने का रीज़न क्या था कि देखो, इनके जो बिज़नेस थे मोस्टली, वो उन ऐप्स पे डिपेंडेंट थे। क्योंकि आपको भी पता है कि नेपाल में टूरिज़्म एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो टूरिज़्म को आप फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू ही प्रमोट करते हो। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट जो होते हैं या जो बाहर लोग जाकर पे पैसे कमाते हैं, क्योंकि नेपाल में क्या है कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। डे बाय डे कोई जॉब, नई जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, प्लस वो जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसमें मजबूर होकर के नेपाल के जो यूथ्स हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। आप देखते हैं कि इंडिया में कई सारे नेपाल के लोग आकर के जॉब करते हैं। वो इसलिए बेचारे जॉब करते हैं क्योंकि उनके यहाँ खुद जॉब है ही नहीं। कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, कोई नया जॉब क्रिएट नहीं कर रही है। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनको अपनी फैमिली से कनेक्ट करने का एकमात्र जो साधन है, वो ये सोशल मीडिया ऐप थे। अब इन ऐप्स के बंद होने से लोग का मतलब मोस्टली जो वहाँ के लोग हैं, जो
एक आम आदमी होता है, उसकी लाइफ पे इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ये हवाला देते हुए बैन किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ के बोला था कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और तब लास्ट डेट जो है 3 सितंबर का दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये सब जब बैन हुआ तो गवर्नमेंट ने एक हवाला दिया कि भाई देखो फेक न्यूज़ ये लोग फैलाते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जनरली सब जगह की गवर्नमेंट ये बात कहती है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई थी वो ये कहना है कि ये सरकार के खिलाफ उठ रही इन सवालों को ये दबाना चाहते थे। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक किया जा रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, कि वहाँ के लोग जो ये जेंजी लोग टारगेट कर रहे थे, नेपो किड्स को, करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन किया। ये सच्चाई बहुत हद तक है, लेकिन इसके पीछे का एक और चेहरा है। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, उसने एक कमाल का अपना एक पावर दिखाया है दुनिया में। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अरब स्प्रिंग से लेकर के दुनिया में कोई भी बड़ी एक इलेक्शन होती है, वहाँ तक इस सोशल मीडिया ने एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अपना एजेंडा लोगों के बीच में फैलाने का काम किया है, और जिसको कंट्रोल करता है कौन? अमेरिका। क्योंकि मोस्ट ऑफ ये जो सोशल मीडिया ऐप है ये अमेरिकन है, और ये अमेरिका इनके थ्रू अपना जो एक एजेंडा है, अपनी जो मतलब एक बात है कि हाँ भाई हमें क्या करना है, इस चीज़ को टारगेट करता है अमेरिका। ये बहुत जगह हुआ है, और ये आपका चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आप कोई भी कंट्री आसपास के ले लीजिए, इंडिया में भी इवन इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया गया है, जिससे कि सरकार को बीच में ख़त्म किया जा सके। पहले इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान में, इमरान खान गवर्नमेंट के थ्रू उसको गिरा दिया। उसके बाद इन लोगों ने आपका श्रीलंका में भी किया। उसके बाद इन लोगों ने बांग्लादेश में पूरा रिज्यूम चेंज कर दिया। अभी नेपाल में भी चेंज कर दिया, और आपने देखा होगा कि इंडिया में भी कई बार, इंडिया में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, इंडिया की जो सरकार है उसको गिराने के बहुत प्रयास किए गए, बहुत कोशिश की गई कि ये सरकार भी गिर जाए, लेकिन इन एजेंसियों को फ़ायदा नहीं हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल रीजन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसके दो पर्सपेक्टिव है, एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन है, और दूसरा वहाँ के लोकल मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे में क्या है? करप्शन है, लोकल मुद्दे में बेरोजगारी है, लोकल मुद्दे में वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे देख करके वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास आज के डेट में सब क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको जब ये सब चीज़ें वो देखते हैं तो उनको इस बात का बुरा लगता है। क्योंकि नेपाल के युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो घर से बाहर जाके, अपने देश से बाहर जाकर के जॉब उसको करना ही पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे बिल्डअप होते होते इनको एक आग मिली, और ये मतलब पूरे रिजीम चेंज का एक घटना हुआ नेपाल में। अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक, वहाँ काठमांडू के जो मेयर हैं, उनका भी नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिनका नाम बालेन शाह है। उनको यूथ अपना आइकॉन मानते हैं। वो रैपर थे, और रैपर से वो पॉलिटिशियन बने हैं, और उन्होंने 2 साल पहले जब मेयर का चुनाव जीता था, तो बहुत ही एक मतलब कहते हैं ना कि स्वाइप किया था डायरेक्ट, मतलब बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था। उसके बाद उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए हैं, जिससे वहाँ के यूथ जो है उनको बहुत मानते हैं। बालन शाह ने इस प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया था, और जेनजी को भी सपोर्ट किया था। इसमें कहा था कि अब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भाई देश अब तुम लोगों के हाथों में है। तो बालन शाह को भी एक कयास लगा जा रहा है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अभी का जो कंट्रोल है वो आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। कर्फ्यू लगा दिए गए थे फिर, लेकिन अभी कर्फ्यू धीरे धीरे लेफ्ट कर लिए गए हैं, और प्रोटेस्ट अभी रुक चुका है। प्रोटेस्ट रुकने के बाद, कहते हैं ना कि जब आप आग लगा देते हो उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या गलती की है। प्रोटेस्ट तो हो गया, लेकिन कई सारे ऐसे जेनजी हैं जिनका कहना है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, कि हमने अपने ही देश की बिल्डिंग्स, अपने ही देश की चीज़ों को, जो हमारे एसेट थे, हमने जिनको सालों में बनाने में हमें लगे, हमने उनको बर्बाद कर दिया। हमने अपनी बिल्डिंगों को जलाया, ये हमारी गलती थी। पॉलिटिकल लीडर्स के घर जलाए गए, उनको सड़कों पे दौड़ा-दौड़ा के मारा गया, ये सब चीज़ें चली होती है। लेकिन जो एसेट होते हैं, जो एक मतलब देश का धरोहर होता है, उसको जलाने के बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई हमसे गलतियाँ हुई हैं। दूसरी बात,
मोनार्की का भी चांस बनता है कि मोनार्की भी आ सकती है। देखिए 2008 तक मोनार्की थी और मोनार्की को जिन लोगों ने देखा है उनको ये चीज़ था कि भाई हमारे पास स्टेबिलिटी थी। गवर्नमेंट में ये नहीं था कि भाई हमारी गवर्नमेंट आज गिर रही है, कल बन रही है, आज गिर रही है, कल बन रही है। 2008 से लेकर के 2025 तक इस 17 लगभग साल में लगभग 13 बार नेपाल की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। वहाँ पे कुछ 3-4 पार्टियाँ हैं जो प्रोमिनेंट हैं, वो वन बाय वन एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर ये इधर से अपना गठबंधन तोड़ के उधर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपस में ही ये लोग गेम खेल रहे हैं। मतलब कुछ एक सर्टेन लॉबी है जो अपोजिशन भी है और जो पावर में भी रहती है, और ये लोग पावर अपना एक दूसरे से चेंज करते रहते हैं कि तुम कुछ दिन पावर में रहो, तुम कुछ दिन पावर में रहो। और इस तरह से इन्होंने अच्छा खासा करप्शन करके पैसा कमाया है। और एक इन लोगों के मतलब जो चीज़ें बिल्डअप होती गई कि भाई एक तरफ इनइक्वालिटी इतनी बढ़ती गई सोसाइटी में कि एक तरफ एक आम किड जो कि स्ट्रगल कर रहा है रोज अपने सर्वाइवल के लिए, दूसरी तरफ ये जो नेपो किड है, जो ये बड़े-बड़े लीडर्स के बच्चे हैं, ये लग्ज़रियस लाइफ जी रहे हैं विदेशों में। लग्ज़रियस कपड़े पहन रहे हैं, लग्ज़रियस होटल्स में खाना खा रहे हैं, लग्ज़रियस, और उन चीज़ों को ये शो ऑफ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम इतनी लैविश लाइफ जी रहे हैं। तो इन चीज़ों ने भी मतलब नेपाल के युवा में एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भर दिया कि भाई हम आम आदमी हैं इसलिए हमारी लाइफ ऐसी है। तो इनके प्रति इतनी हेट बढ़ती चली गई, इतनी हेट बढ़ती चली गई कि ये प्रोटेस्ट एक न एक दिन होना था। लेकिन ये प्रोटेस्ट इस तरह से होना था कि पुलिस फायर कर दे अपने ही लोगों पे, अपने ही लोगों की जान ले ले। एक 12 साल के बच्चे पे भी गोली चला दी जाए, और गोली कोई ऐसी-वैसी गोली नहीं थी, वो भाई डायरेक्ट रियल गोली मार दिया। तो ये सब चीज़ें होने के बाद नेपाल में अभी रिज़्यूम चेंज हो चुका है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो नेपाल छोड़ चुके हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी छोड़ चुके हैं। कई सारे जितने मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशंस लीडर हैं, उनकी घरें भी जला दी जा चुकी हैं अभी तक। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें क्या रोल होता है, कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, क्या मोनार्की फिर से वापस आएगी? अगर मोनार्की आएगी तो क्या इंडिया के लिए अच्छा होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्लेयर हैं। 3 प्लेयर कौन-कौन से हैं? चाइना है, इंडिया है और यूएस है। तीनों चाहेंगे कि भाई हमारे हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट बने। क्योंकि ये जो रिजिम चेंज का पूरा प्रोग्राम जो है, ये अभी तक सीआईए ने इसको सेट किया है। अब इसके बाद जो होगा उसमें कहीं न कहीं चाइना अपना इंटरेस्ट देखेगा, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगा और यूएसए अपना इंटरेस्ट देखेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या इस जेन प्रोटेस्ट से वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा? क्या नेपाल की जो करप्ट पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उनसे मुक्ति मिलेगी वहाँ के लोगों को? फिर से क्या कोई ऐसा बंदा आएगा जो सच में नेपाल को अपलिफ्ट करेगा, वहाँ के युवाओं को रोज़गार देगा, वहाँ के लोगों की देखभाल करेगा? कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर से ये पुरानी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नेपाल के लोगों के दिमाग में भी है। नेपाल के लोग ये एक इस अनसर्टेनिटी से जूझ तो ज़रूर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।